इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मुझे यकीन था कि दफ्तर से वापसी पर लक्ष्मी जोगिंदर को जो खाना देती होगी वो उसका लंच होता होगा, वो सहारे के लिए थोड़ा बहुत खा लेता होगा और लक्ष्मी अपने साहब के रात के खाने का बंदोबस्त करके चली जाती होगी। सरेशाम वो पीने का सिलसिला शुरू करता होगा। शायद उसके दफ्तर का कोई साथी भी उसके पास आ जाता हो। सही मानों में वो अपनी शिकम सेरी मैं नोशी के बाद ही करता होगा। मेरी चश्मे तसव्वुर देख रही थी कि वो मसहरी पर लेटा टेलीविजन के साथ साथ अपने पसंदीदा मशरूब से लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसके सानों गुमान में भी नहीं था कि उसकी बेखबरी में बारूद का एक पैकेट उसके मसहरी के नीचे पहुंच चुका है। 6 बज रहे हैं, कब उसे फोन करोगे? वीरा के इसरारी सवाल ने मुझे तसव्वुरात की दुनिया से बाहर खींच लिया। मैंने सर झटकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और कहा, बस सदर के इलाके में दाखिल होते ही नंबर मिला दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो। अव्वल खान ने मेरी तायद की। रिमोट कंट्रोल की रेंज 5 किलोमीटर है। वो यहाँ से भी काम करेगा मगर बेहतर यही है कि उसके घर से हमारा फासला कम से कम हो ताकि बम फटने के बारे में शक व शुबे की गुंजाइश न रहे। जरूरी नहीं कि वो अपनी हर शाम अपने घर ही पर गुजारता हो। सुल्तान शाह ने पुरख्याल लहजे में जुबान खोली। वो कोई बड़ा अफसर है। सफारती हलकों में आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकरीब होती रहती है। तुमने अपने काम में देर की तो ऐसा ना हो कि वो घर से निकल जाए। मैं दिल में सुल्तान शाह के जहन की रसाई की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। उसने बहुत पते की बात कही थी मगर मुझे फिर भी तशवीश नहीं थी। घड़ी की टिक टिक से महफूज एक खामोश और तबाहकुन बम जोगिंदर पाल के मसहरी के नीचे रखा हुआ था। वो घर पर ना होता तो फोन पर उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिलता। ज्यादा से ज्यादा ये होता कि हमारी वो भाग दौड़ जाया होती और हमें बेनीलो मराम अपने घर लौट जाना पड़ता। ऐसी किसी नागहानी सूरत हाल में जोगिंदर पाल को 24 घंटों की छूट मिल जाती। हम अपना वही काम अगले दिन के लिए मुलतवी कर सकते थे। इस वक्त सब कुछ बज़ाहिर हमारे इख्तियार में था। हम उसे इतनी छूट न देना चाहते तो वहीं कहीं रुक कर उसकी वापसी का इंतजार कर सकते थे। यह तय हो चुका था कि जब तक उसकी तरफ से फोन पर जवाब नहीं मिलेगा रिमोट कंट्रोल यूनिट को नहीं छेड़ा जाएगा। वो बात काबिल फहम थी। सुल्तान शाह कायल हो गया। उसने जल्द अज जल्द सदर के इलाके में पहुंचने के लिए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सदर की हदूद शुरू होते ही मैंने अपना मोबाइल फोन संभाला और जोगिंदर पाल का नंबर मिलाने लगा। लक्ष्मी का बताया हुआ नंबर मैंने दिल ही दिल में इतनी बार दोहराया था कि मुझे जुबान ही याद हो चुका था। सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से बिजी टून सुनाई थी और मैंने लाइन काट दी। फोन बिजी होने का मतलब है कि वो घर पर मौजूद है। सुल्तान शाह ने रायज़नी की। यह जरूरी नहीं है। वीरा ने अपना फर्ज गर्दानते हुए उसकी तरदीद सुरी समझी। हो सकता है कि उसके बेलगाम कुत्ते ने मुंह मार कर रिसीवर या पूरा फोन नीचे गिरा दिया हो। जब तक जोगिंदर पाल अपने घर नहीं लौटेगा फोन बिजी ही मिलता रहेगा। वीरा प्लीज। अव्वल खान की आवाज से बेचैनी मुतरश्शे थी। ऐसे कलमात जुबान से मत निकालो। डैनी वक्फे से कोशिशें करता रहेगा। 2-3 नाकामियों के बाद ही ऐसा कोई नतीजा अखज़ किया जा सकता है। अभी से मायूसी मत फैलाओ। जब आसाब पर दबाव ज्यादा हो तो इंतजार का एक एक लम्हा भारी होने लगता है। मैंने कोई माकूल वक्फा दिया बगैर दोबारा कोशिश की और इस मर्तबा भी वही बिजी टून गुनगुनाने लगी और मेरे जहन में वसवसे सर उबारने लगे। अगर वीरा ने दरमियान में शरंगेजी न की होती तो ये बात भी मैं समझ सकता था कि अगर जोगिंदर अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था तो उसे गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाने में कुछ वक्त लग सकता था। लेकिन इस वक्त मेरी ज़हनी रूह भी बहक गई थी। मैंने सिलसिला मुनक़ता करते ही रीडायल वाला बटन दबा दिया। मेरी इस कोशिश का वही नतीजा निकला जो निकलना चाहिए था। मैंने किसी वक्फे के बगैर वो अमल बार बार दोहराना शुरू कर दिया। जोगिंदर का फोन मुसलसल बिजी था। इस वक्त जो कैफियत मेरी थी शायद वही सबकी थी। किसी ने मुझे रोकने या समझाने की कोशिश नहीं की कि मुझे तसलसल के बजाय कुछ वक्फा देकर जोगिंदर से राब्ता करने की कोशिश करनी चाहिए। हम में से हर एक की ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द उसका बीच से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो ताकि उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। जब गाड़ी PIDC हाउस से अगले पुल पर से गुजर रही थी तो मैं शायद 10 मरतबा राब्ते में नाकामी से 2-4 हो चुका था। अगली कोशिश पर दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनते ही मुझे इस कदर खुशी हुई कि मेरे चेहरे से उसका इजहार होने लगा। सुल्तान शाह ड्राइविंग में मसरूफ था। दूसरों की पुरउमीद निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। सब खामोश थे मगर मैंने फिर भी फिजा में हाथ उठाकर उन्हें इशारा करना जरूरी समझा। दूसरी घंटी बजते ही रिसीवर उठा लिया गया। मैं अफजल की तलाश के सिलसिले में एक बार जोगिंदर के मोबाइल पर उससे बात कर चुका था। मैंने फौरन ही उसकी आवाज़ पहचान ली। इस वक्त उसकी आवाज़ खासी नरम थी। हेलो जोगी। मैंने उसके नाम का बेतकल्लुफाना इस्तेमाल करते हुए शुस्ता अंग्रेजी में उसे मुखातिब किया। क्या हो रहा है?
तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? दूसरी तरफ से मेरे सवाल को नजरअंदाज करके पूछा क्या, यह तुम्हारी जहानत का इम्तिहान है? मैंने खुश दिली से अपनी बात जारी रखी। मैंने तुम्हारी आवाज पहचान ली है। अव्वल खान सुल्तान शाह की तरफ झुककर सरगोशियाना लहजा में शाजू से रास्ते के बारे में हदायत दे रहा था। जोगिंदर से फोन पर राब्ता होने के बाद हमारा जल्द अज जल्द उसके घर के करीब पहुंचना जरूरी हो गया था। कुछ पता नहीं था कि वो किस लम्हे बढ़कर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर देता और रिमोट कंट्रोल के फौरी इस्तेमाल की जरूरत पेश आ जाती। इस नुक्ते को महसूस करते हुए सुल्तान शाह ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी थी। बेतकल्लुफ होने की कोशिश मत करो। रिसीवर से जोगिंदर पाल की आवाज़ खुश्क को राहट में तब्दील होगी। अगर मुझसे बात करने की जरा भी ख्वाहिश रखती हो तो सबसे पहले अपना तारुफ करवाओ, वरना मैं फ़ोन बंद कर दूंगा। शायद वक्त ने तुम्हें मगरूर बना दिया है, वरना मैं तुम्हारे लिए इतना अजनबी नहीं हूँ। मैंने मायूसी से कहा, अजनबी ना होते तो तुम्हें यह ज़रूर मालूम होता कि मैं जोगी कहलाना पसंद नहीं करता। जो लोग मुझसे बेतकल्लुफ़ हैं वो मुझे पाल कहते हैं। ये मेरी पहली, आखिरी और फैसला कुन वजाहत है। ना बताओ वरना मैं फ़ोन बंद करता हूँ। मेरा नाम का दाव नहीं चल सका, मगर मेरा असल मकसद पूरा हो चुका था। वो न सिर्फ अपने घर में बल्कि अपनी ख्वाबगाह में मौजूद था। इसे किसी किस्म की राजदारी बरतने की कोई ज़रूरत नहीं रही थी। वो मौत की दहलीज पर खड़ा हुआ था। इस वक्त उससे चंद खरी बातें करने का मौका ज़ाया करना मुनासिब नहीं था। मैंने खाली हाथ इस्तेमाल करते हुए अपनी जेब से रिमोट कंट्रोल यूनिट निकाल लिया। मैं उस्ताद जैकब का बाप बोल रहा हूँ। उसे तुमने कहाँ भेजा हुआ है? मैंने तुर्शी से कहा। मैं किसी जैकब को नहीं जानता। उसके किसी बाप को जानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो लम्हा भर के लिए हकलाया, मगर फिर संभल गया। फिर तुम अर्जुन, रवि और मजहर को भी जानने से इनकार कर दोगे। मैंने एक ही सांस में उसे 3 नाम गिनवा दिए। तुम नित नए नाम लेकर मुझे बिला वजह हरासा करने की कोशिश करें तो तुम क्या चाहते हो? मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम इन नामों से हरासा हुए हो। इनमें से मजहर के सिवा सब जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ओह, तो क्या तुम मजहर हो? मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही उसकी तहायुज़ ज़दा आवाज़ उभरी। तुम तो रवि के बहुत बड़े सरप्रस्त हो। मैं कभी किसी मौजी का सरप्रस्त नहीं रहा। रवि मेरे काम आ रहा था, मैं उससे काम लेता रहा। तुमने उसे अस्पताल से उठाकर मरवा दिया। बहुत अच्छा किया। जमीन का बोझ कुछ हल्का हो गया। अपना बदला लेने के लिए वो बेचैनी से वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम टेलीफोन पर गीदड़ भभकियां किसी और को देना। मेरी धमकी पर वो मुश्तिल हो गया। मैं बख्शी नहीं हूं। ये मुझे मालूम है कि तुम बख्शी नहीं हो, इसीलिए बख्शे नहीं जाओगे। वो जिंदा रहेगा मगर तुमको नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये भी सुन लो कि मेरा नाम डैनी है। मेरा हाथ इस वक्त तुम्हारी शहररग पर है। उसने एक मरतबा फिर मेरी बात काट दी। मुझे पहले ही शुबा था कि मजहर नाम का कोई नया आदमी मैदान में उतरते ही इतनी फुर्ती नहीं दिखा सकता। उसके पर्दे में कोई पुराना पाप ही छुपा हुआ है। अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी गई है। वो अंग्रेजी भूलकर उर्दू पर उतर आया था। तुम लूले हो चुके हो। मैंने भी उर्दू में जहरीली आवाज में जवाब दिया। जैकब और अर्जुन तुम्हारे दाहिने और बाएं हाथ थे। वो काटे जा चुके हैं। तुम अपनी बुज़दिली की वजह से पर्दा नशी हो। कभी खुले मैदान पर आने की गलती नहीं करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा दूसरा बंदोबस्त किया है। तुम्हारे गले में तोक पड़ चुका है। नकारा बजने की देर है। इसके बाद तुम्हारा नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। तुम ये मान रहे हो कि बख्शी किसी हादसे का नहीं, तुम्हारी दरिंदगी का शिकार हुआ है। दरिंदगी का निशाना तुम बनोगे। उसे मोहब्बत से गोशमाली करके छोड़ दिया गया है। तुम मेरे करीब आओगे तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि यह हरकत तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी। मुझे हम जिनसों से कोई रग़बत नहीं है, जिनसे मुखालिफ की तलाश में रहता हूँ। तुम पर मैं तुम्हारी लक्ष्मी को तरजीह दूंगा। वो कहाँ है? मैं समझ गया, मैं खूब समझ रहा हूँ। उसकी तरारी आवाज़ उभरी। लक्ष्मी का नाम लेकर तुम मुझे ये जताना चाह रहे हो कि तुमने मेरा घर देख लिया है और मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। मगर याद रखो कि ये बातें तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकेंगी। तुम मेरे घर में कदम भी नहीं रख सकोगे। उससे गुफ्तगू के साथ साथ मेरी तवज्जो रास्तों पर भी मरकूज थी। अव्वल खान की रहनुमाई में सुल्तान शाह ड्राइविंग करता हुआ जोगिंदर पाल के घर के बहुत करीब पहुंच चुका था। एक मोड़ के बाद किसी भी लम्हे वो पीला मकान हमारी नजरों के सामने आ सकता था। मेरे कदम तुम्हें पसंद ना आए तो मैं नई दिल्ली के अनिल बिस्वास से सिफारिश करा लूंगा। मैंने उसका मजाक उड़ाया। तुम्हारा वक्त करीब आ गया है। जोगिंदर की आवाज़ सख्त और नीम हजियानी होगी। तुम अपनी औकात से बहुत ज्यादा जान चुके हो। मैं देखूंगा कि अब तुम कितनी देर जिंदा रहते हो। अब ये बख्शी का सौंपा हुआ नहीं, मेरा अपना काम बन चुका है। तुम्हारा काम बना नहीं बल्कि तमाम होने वाला है। जरा सी हिम्मत करो और अपनी मसहरी के सरहाने के नीचे झांको। मुझे बताओ कि वहां रखा हुआ स्याह चर्मी पैकेट क्या हो सकता है। अभी वो खामोश है, लेकिन मेरी उंगली के जरा से इशारे पर बोल पड़ेगा। उसकी जुबान से मुगलजात का तूफान उबला जो फौरन ही मादूम हो गया। शायद वो बौखलाहट में फोन का रिसीवर फेंक कर अपनी मसहरी की तरफ लपका था। मेरे रिसीवर पर कुछ नाकाबिल फहम और मुबहम आवाजें आ रही थीं, जिनसे जाहिर हो रहा था कि फोन का सिलसिला मौकूफ नहीं हुआ था और जोगिंदर पाल अपने कमरे में मौजूद था।
میں نے ریموٹ کنٹرول یونٹ کے سرخ بٹن پر چڑھا ہوا شفاف پلاسٹک کا سخت خول انگوٹھے کے ناخن سے نکال دیا۔ میں نے وہ تیاری جان بوجھ کر لی تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ اپنی مسیری کے نیچے سیاہ چرمی پیکٹ دریافت کرنے کے بعد جوگندر بوکھلا کر فون پر واپس آتا، لیکن یہ بات بھی بعید از قیاس نہیں تھی کہ اس بھیانک خطرے کا ادراک کرتے ہی وہ پوری طاقت سے وہاں سے دوڑ لگا دیتا۔ میں اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہتا اور وہ دھماکے کی زد سے نکل جاتا۔ ریسیور پر نقل و حرکت کی آوازیں آنے کے باوجود میں نے چند ثانیوں سے زیادہ انتظار نہیں کیا۔ میں سرخ بٹن دبانے والا تھا کہ ریسیور میں جوگندر پال کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ وہ کیا ہے؟ یہ پیکٹ میرے کمرے میں کیسے پہنچا؟ وہ اس کا اضطراری سوال تھا۔ میں نے طنز سے کہا، لچمی سے پوچھ لو، وہ چلی گئی، 4 بجے چھٹی کر کے اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ فون پر باقاعدہ ہانپ رہا تھا۔ پھر اپنے کتے ٹونی سے پوچھو، میں نے استزائیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ اس پر تمہیں بہت ناز ہے نا؟ اس کے ہوتے ہوئے میں تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ پھر وہ چرمی پیکٹ کس نے وہاں رکھا ہے؟ تم بہت عقل مند بن رہے ہو، سوچ کر جواب دو۔ یہ اسی نیچ حرام زادی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ تم نے لچمی کو خرید لیا ہوگا، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ لچمی کے بارے میں اپنی غلط فہمی دور کر لو، وہ بکنے والی نہیں ہے اور میں تمہاری موت کے سوا اب کچھ نہیں چاہتا۔ گاڑی ایک خاص مقام پر رک گئی تھی، اس سے آگے جانا خطرناک تھا۔ ڈلتے ہوئے سورج کی زرد اور تھکی روشنی میں جوگندر پال کا پیلا مکان میرے لیے کاسبی منظر پیش کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہاں ملبے کا ایک طوفان اٹھنے والا تھا۔ سلطان شاہ نے کسی بھی غیر متوقع صورتحال کا مقابلہ کرنے کے خیال سے گاڑی کا انجن بند نہیں کیا تھا۔ نہیں، اس کی آواز کانپ گئی۔ میں بھی مرنا نہیں چاہتا۔ میں سمجھ گیا، پیکٹ میں کوئی آواز نہیں ہے، تم نے اس میں کوئی ریموٹ کنٹرول بم چھپایا ہوا ہے۔ تو دیکھو ڈینی میرے بھائی، میں تمہاری طرح جیتا جاگتا انسان ہوں۔ ابھی میری پتلون گندی ہو گئی، مجھے ایسی بے رحمی سے نہ مارو۔ مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ روی بھی تمہاری طرح جیتا جاگتا انسان تھا، تم نے اسے بے دردی سے مروا دیا۔ اب تم کس منہ سے اپنے لیے جان کی امان مانگ رہے ہو؟ تم اپنے کتے کے ساتھ ایک کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ یہ فیصلہ اٹل ہے میرے بھائی، میرے باپ۔ ریسیور پر جوگندر پال کی آواز رندنے لگی۔ میں سمجھ چکا ہوں، اس بم کا ریموٹ کنٹرول تمہارے پاس ہوگا۔ تم جب چاہو گے ایک بٹن دبا کر مجھے اڑا دو گے۔ مجھ پر رحم کرو، میں تم سے مصالحت چاہتا ہوں۔ تم روی ہی کے نہیں، استاد اور ارجن کے بھی قاتل ہو، میں نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ تم نے ان دونوں کو جانتے بوجھتے ہوئے ایسے خطرناک کام میں لگا دیا کہ وہ دونوں میرے ہاتھوں مارے گئے۔ تمہارے سر پر کم از کم 3 خون ہیں۔ روی کو ارجن نے مارا، ارجن اور زیکم کو تم نے مارا، میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ شٹ اپ، تم خونی درندے ہو۔ کلیدی رول تمہارا تھا، تم کو اپنے انجام کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے تھا۔ وہ مذاکرات سنتے سنتے اول خان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ جوگندر پال کی زندگی کے آخری سانس تھے، وہ ہم سے ہونے والی گفتگو کسی کو نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اول خان ہر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر دانت پیستے ہو رہا۔ وقت برباد مت کرو، وہ تمہیں باتوں میں الجھا رہا ہے۔ بھاگ نکلا تو ہم سب ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اول خان کے وہ الفاظ میرے موبائل کے ماؤتھ پیس کے ذریعے جوگندر پال کے کانوں تک پہنچ گئے اور اس نے تڑپ کر ملتجیانہ لہجے میں کہا، تم نے اپنا ہتھیار دکھا کر میرے فرار کا ہر راستہ مسدود کر دیا ہے۔ میں بھاگتے ہی مارا جاؤں گا، مجھ سے ایسی حماقت کی توقع مت کرو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھ کر رو برو بات کر لو۔ میں نے بہت تیزی سے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا۔ ہمارے لیے اس کی تجویز کی کوئی افادیت نہیں تھی، اس میں خطرات ہی خطرات مضمر تھے۔ اس وقت وہ بہت بری طرح ہمارے شکنجے میں آیا ہوا تھا۔ ذرا سے اشارے کے نتیجے میں اسے جہنم واصل کیا جا سکتا تھا، اسے مل بیٹھنے کی کسی بھی کوشش کے نتیجے میں اسے وقت مل سکتا تھا، وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کسی اور کو ہمارے راہ پر لگا سکتا تھا۔ اس بارے میں ہم ایک بدترین تجربے سے گزر چکے تھے۔ ہم نے میجر بخشی کو اپنی دانست میں ذرا بھی مہلت نہیں دی تھی، مگر وہ پھر بھی جوگندر پال کو اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہم ایسے کسی دوسری جھٹکے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ چپ کیوں ہو؟ موبائل پر قدر توقف کے بعد جوگندر پال کی پھنسی اور دہشت زدہ آواز ابھری۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھ سے مل کر تم فائدے میں رہو گے۔ ہم کبھی فائدے کی پرواہ نہیں کرتے، دشمن سے لڑتے ہوئے مر جائیں گے یا اسے مار دیں گے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ سب یا ان کی بدروحیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، اب تم کو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی چیخوں پکار پر کوئی دھیان دیے بغیر ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ کسی تاخیر کے بغیر فضا ایک خوفناک دھماکے سے لرز اٹھی۔ چند ثانیوں پہلے جہاں جوگندر پال کا پیلا مکان تھا، وہاں صرف غبار، دھواں اور ملبے کے بڑے بڑے ٹکڑے اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں قرب و جوار کی آبادی میں خوف و ہراس پیدا ہونا یقینی تھا۔
वहाँ रहने वाले किसी भी लम्हे अपने घरों से बाहर आ सकते थे। ऐसे में हमारा वहां रुक कर तमाशा देखना मुनासिब नहीं था। सुल्तान शाह ने गहरा सांस लेकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। ताकतवर बारूदी बम का धमाका बहुत शदीद था। इसकी आवाज दूर दूर तक सुनी गई थी, जिसके नतीजे में खौफ सदा लोगों ने बौखलाकर अपने अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया था। खौफ और तजस्सुस में मुब्तला भागते दौड़ते लोगों के दरमियान हमारी गाड़ी सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ती रही। वो इलाका हमारे लिए अजनबी था, मगर समतों के बारे में सुल्तान शाह के अंदाजे 100% दुरुस्त निकले। कुछ देर तक मुतअद्दिद गलियों में घूमने और मोड़ काटने के बाद हम दोबारा जोगिंदरपाल के मकान के करीब जा निकले। वहाँ पीले मकान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। धमाके के नतीजे में पूरा मकान अपनी बुनियादों से उड़ गया था। गर्दो गुबार का तूफान खत्म हो चुका था और जोगिंदर के घर की जगह मलबे का एक ऊंचा ढेर इबरत का निशान बना हुआ था। जरा सी देर में इस मलबे के गिर्द एक हजूम इकट्ठा हो चुका था। वही वाकया गरीबों की किसी गुंजान आबादी में पेश आया होता तो वहां जमा होने वालों की तादाद 10 गुना से भी ज़ायद होती। गर्द दबते ही लोग मलबे में घुस पड़े होते ताकि किसी जान बलब जख्मी को जिंदा दरगोर होने से बचा सके। मगर वो आसूदा हाल शहरियों की बस्ती थी, जो हर हाल में बस अपनी जात में खोए रहते हैं। किसी शख्स को किसी नागहानी आफत में घिरा हुआ देख लें तो सबसे पहले इस्तबा आमेज अंदाज में उसी का कोई कसूर दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। इसमें कामयाबी ना हो तो मोहतात अंदाज में जुबानी कलामी हमदर्दी के इजहार पर इक्तिफा करते हैं। इंसानी हमदर्दी में बेखौफ खतर हद से बढ़ जाना इनके नज़दीक अहमकाना फेल होता है। वहाँ जमा होने वाले सभी तमाशाई छोटी छोटी टोलियों की सूरत में बातें करने में मसरूफ थे। सुल्तान शाह ने जाए हादसा से कुछ दूर गाड़ी रोक दी। जो ही मैं नीचे उतरा, अव्वल खान ने भी अपनी निशिस्त छोड़ दी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने सपाट लहजा में अव्वल खान से पूछा। वहां जहां तुम जा रहे हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें अपनी कामयाबी पर शुबा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस मलबे में जोगिंदर और उसके कुत्ते के चीथड़े ही मिल सकेंगे। मलबे में अब कुछ भी नहीं रहा। एक सरसरी नजर डाल लेने में क्या हर्ज है? मैंने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा। वो वाकया एक भरी पूरी आबादी में पेश आया था। छोटी बड़ी टुकड़ियों में बटे हुए हैरानों परेशान तमाशाइयों के करीब से गुजरते हुए मैंने सुना कि वो सब ही किसी बम वगैरह के फटने के इम्कान पर तबादला ख्याल कर रहे थे। वहां फटने वाले बम का धमाका इतना ताकतवर और शदीद था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह आवाज गैस के पाइप लाइन फटने या बिजली का शॉर्ट सर्किट होने की आवाजों से यकसर मुख्तलिफ थी। किसी का ख्याल था कि मकान में रखा हुआ आतिशगीर मादा हादसाती तौर पर फट गया था, को बाहर से बम फेंके जाने के इम्कान पर इजहार ख्याल कर रहा था। बाज लोग जो करीब के रहने वाले थे जोगिंदर से वाकफियत के बिना पर यह भी कहते हुए पाए गए कि इस घर में दहशत गर्दी के लिए हथियार वगैरह बनाए जाते होंगे, जो किसी बेहतियाती की वजह से एक धमाके का शिकार हो गए। दूर से मैं हैरान था कि किसी ने भी कंक्रीट और आहिनी सरियों के मलबे में घुसने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन करीब से मलबे का जायजा लेने के बाद लोगों की इस लाताल्लुकी का सबब भी समझ में आ गया। एक दूसरे के सहारे टिके हुए बीम और टूटे फूटे सतून बहुत भयानक हालत में थे और किसी भी लम्हे नीचे गिर सकते थे। कोई इनके दरमियान फंस कर अपनी जान गंवाने के मूड में नहीं था। दूसरा और शायद अहम तरीन सबब यह था कि मलबे पर गहरा सकूत तारी था। वहां से किसी जी रूह की कोई खफीफ तरीन आवाज भी नहीं आ रही थी। इस सकूत मर्ग से साफ अंदाजा हो रहा था कि धमाके के वक्त वो घर खाली था और अगर वहां कोई मौजूद था तो वो धमाके के नतीजे में राह मुल्क के अदम हो चुका था। इस रास्ते पर जाने वाले किसी की मदद से बिल्कुल बेनियाज हो जाते हैं। जोगिंदरपाल के घर के मलबे और वहां जमा होने वालों की आरा का जायजा लेकर हम दोनों चंद मिनट बाद गाड़ी में लौट आए और फौरी तौर पर हमारा घर की तरफ वापसी का सफर शुरू हो गया। जोगिंदर तुम्हारा सबसे आसान और बेजर शिकार साबित हुआ। वीरा ने कुछ देर बाद सकूत तोड़ा। बख्शी ने भी तंग नहीं किया। अव्वल खान ने कुछ कहना चाहा मगर सुल्तान शाह ने उसकी बात काट दी। दोनों में बहुत फर्क है। बख्शी जिंदा है, जोगिंदरपाल मौत की बेरहम वादियों में पहुंच चुका है। वो हमारा फैसला था। मैंने अव्वल खान का साथ दिया। हम चाहते तो उसे ज़िबा भी कर सकते थे। जोगिंदर खुश नसीब था, वीरा बोली। उसके हिस्से में बहुत आसान मौत आई है। मजबूरी थी, अव्वल खान ने कहा। अगर हम उसे वक्त देते, उसके साथ आंख मचोली खेलते या मारने से पहले उसे अगवा ही कर लेते तो हर तरफ खलबली मच जाती। हो सकता है कि जोगिंदर को ही मौका मिल जाता और उसने जो कुछ बख्शी से सुना था उसे आगे बढ़ा देता। हम में से कोई भी इतना कुंद ज़हन नहीं था कि अव्वल खान की कही हुई बात के मुज़मरात को ना समझ पाता। किसी बड़ी बहस के आसार से पहले वो मसला वहीं खत्म हो गया। सब अपने अपने ख्यालात की दुनिया में खो गए। मेरे ज़हन में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्याल सवार था कि जोगिंदरपाल के साथ पेश आने वाले वाक़े पर भारतीय किस रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं और पाकिस्तानी हुकाम किस अंदाज में इसका सामना करते हैं।
पस पर्दा असबाब कितने गंभीर और संगीन रहे हों। सामने की बात यह थी कि 2 दिनों में 2 इंतहाई अहम भारतीय सफारती एहलकार नाकाबिले तोजी वाकयात का शिकार हो चुके थे। मेजर बख्शी की यादाश्त जाती रही थी और जोगिंदर पाल मारा गया था। दोनों वाकयात पाकिस्तान की सरजमीन पर और कराची की शहरी हदूद में रुनमा हुए थे। इन पर भारतीयों का फट पड़ना बाइदज क्यास नहीं था। अव्वल खान पहले से इन खदशात का इजहार करता रहा था, लेकिन मैंने इस नुक्ते को कोई अहमियत नहीं दी थी। इस वक्त काम की गर्मी में मुझे महसूस हो रहा था कि बात आसानी से संभाल ली जाएगी, लेकिन जोगिंदर का काम तमाम होने के बाद मेरा ज़हन तसव्वुरात से निकलकर हकायक की दुनिया में आ गया था, जो इतनी सहल नहीं थी। बात अगर बख्शी तक महदूद रहती तो भारतीय उसे शायद इत्तिफाकी हादसा समझकर सब्र कर लेते, लेकिन जोगिंदर की मौत के बाद बख्शी वाले वाक़े में भी जान पड़ सकती थी। ये सवाल उठाया जा सकता था कि कराची में हादसात और दहशतगर्दी के वाक़यात सिर्फ भारतीय सफारतकारों के साथ क्यों रुनमा हो रहे थे। भारतीयों के इस सवाल का मुस्बत और मंतकी जवाब दिया जाना बहुत जरूरी था। इसमें जरा सी भी कोताही होती तो लेने के देने पड़ सकते थे। सफारती तलखी पैदा होने के नतीजे में भारतीय सरजमीन पर भी कोई जवाबी हादसा या वाक़या रुनमा हो सकता था, जिसके बाद कशीदगी में इजाफा होना नागुज़ीर था।